हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ईस्ट की, डोडा ईस्ट जो है, इसमें अभी चेहरा ऐसा नहीं है जिस तरह की शक्तिराज परिहार का चेहरा मसन वेस्ट में मसन चमक रहा है, उसके मुतमुकाबिल में हमारे ईस्ट में कोई बीजेपी का ऐसा चेहरा नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है ईस्ट फिर आप हारने वाले हैं? ईस्ट कुदरती बात है, अगर ऐसा चेहरा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है जो जानी मानी शख्सियत है आप सब लोगों के बीच में। अगर हम बात करें इनके माजी के हवाले से, तो ये एक सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद बीजेपी के एक खास वर्कर रहा करते थे, नौकरी करने के बावजूद। अब नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद, तो अब बीजेपी में बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने जो है ज्वाइन किया है। बीजेपी में जाने के बाद इनके साथ हमारा पहला इंटरव्यू है, और रिटायरमेंट के बाद भी। तो आपसे मैं यही जानने की कोशिश करूंगा, आप जब मुलाजमत करते थे, आप तब भी जो है बीजेपी के साथ जुड़ने का दावा करते थे और नारे वगैरह भी आप दिया करते थे, तो उसके बाद आपने सीधा बीजेपी में ज्वाइन किया, इसकी क्या वजह थी? मैं सबसे पहले आपके चैनल फेम चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे कवरिंग की और इस बात पे मुझे इंटरव्यू ले लिया कि इसकी क्या वजूहत थी। असल हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने का एक ऐसा मुझे जहन में बात आ गई कि जब 2014 का इलेक्शन आ गया, तो 2014 में हमने बीजेपी को दिल तन मन धन से साथ दे दिया, और वोट नोट सपोर्ट डब्बा इनका जब आया पूरे हिंदुस्तान में, तो मेरे जहन में एक ऐसी बात बैठ गई कि ये एक डेवलपमेंट पार्टी है जिसने वोट भी मांगा, सपोर्ट भी मांगा और नोट भी मांगा। तो नतीजा निकलने के बाद ही जमीन पे पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट आ गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डेवलपमेंट अगर देखा जाए, जितने भी दूसरे लोग हैं या जो पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, वो तो साफ तौर पर कह रही हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तरक्की हुई ही नहीं है। अलबत्ता जो पुराने ही लोगों के जरिए से प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सरकार है तो उनको करना चाहिए। देखो, सरकार ने जो साबका सरकारों ने जो काम अधूरा छोड़ दिया, अगर वो इस सरकार ने पूरा किया तो डेवलपमेंट ही होगी। दूसरी बात, एक बात है कि यूथ का जो है मसलन इस वक्त जो पोस्टें जो निकलती है, बहुत अरसे से पोस्टें नहीं निकल रही हैं, तो यूथ जरा थोड़ा परेशान है, जो हकीकत बात है। लेकिन जब भी कोई बीजेपी के किसी ने तो माना कि यूथ परेशान है। देखो, हकीकत जो बात है, मैं इसमें मानने न मानने की बात नहीं, लेकिन असल बात आप माने न मेरी, तो जब भी कोई एग्जाम हो गया, देखो ये कुछ ऐसे अपोजिशन पार्टी के लोग ऐसे कहते हैं कि बीजेपी जो है ये मुसलमानों की दुश्मन जमात है, जो सरासर एक बेबुनियाद इल्जाम है। क्योंकि आप खुद तालीम याफ्ता हैं, जितने भी रिजल्ट आ गए, चाहे वो नीट क्वालिफाई थे, चाहे वो KS के एग्जाम क्वालिफाई थे, उसमें ज्यादातर मुसलमानों के बच्चे आ गए। यहाँ बलेसा से एक ही करके 3 लड़के नीट क्वालिफाई में आ गए। ये भी कोई झूठ मत है, शायद आप ही गए थे उनको, केएस अफसर एक ही करके 3 आ गए। लिहाजा ये फिरका पर जमात नहीं है। जब नरेंद्र मोदी साहब का दिल्ली लाल किले से उसने एक नारा बुलंद किया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होगा, तो ये ऐसी बात नहीं। देखो, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखो पहले PMKS पंचायत में 1 या 2 आते थे, वो भी अपने लोगों को दिए जाते थे, नकदी दिए जाते, उसमें कमीशन काटी जाती थी। अब एक बात है कि हर पंचायत में, मेरी पंचायत में इस वक्त 300 घर मसलन PMKS आ गए, और जहां 90% मुसलमान आबादी है। पंचायत भारत A में 100% मुसलमान आबादी में, उसमें भी बड़े केस आ गए। तो ऐसी बात नहीं है जो ये अपोजिशन पार्टी जो दाग देती है, ये फिरका पर जमात है, ये मुसलमानों को दुश्मन जमात है, ऐसी बात नहीं। यहाँ इसमें पार्टी में अच्छे मुसलमान लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को साथ भी देते हैं, वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए, अभी आइंदा आने वाले चुनाव के हवाले से भी बातचीत चल रही है। चलिए, आपकी बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि इलेक्शन हम तैयार हैं, और बाकी पार्टियां कहते हैं अगर ये तैयार हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर क्यों नहीं कर रहा है। तो काफी सारे अपोजिशन के लोगों ने तो ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का चमचा बना हुआ है। तो इसके बारे में क्या बात है?
जनाब, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो किसी का चमचा नहीं है। जिस वक्त वो इलेक्शन का बिगल बाजेगा, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मैदान में उतर आएगी। ऐसी बात नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी सतह पर बहुत बड़ी मजबूत है। सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ईस्ट की, डोडा ईस्ट जो है, इसमें अभी चेहरा ऐसा नहीं है जिस तरह की शक्तिराज परिहार का चेहरा मसन वेस्ट में मसन चमक रहा है। उसके मुतमुकाबिल में हमारे ईस्ट में कोई बीजेपी का ऐसा चेहरा नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, ईस्ट फिर आप हारने वाले हैं? ईस्ट कुदरती बात है, अगर ऐसा चेहरा नहीं आएगा तो ईस्ट में हमारा मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ है। तो ईस्ट में कौन जीतेगा? ईस्ट में जीतने का सवाल फिलहाल तो कि जब तक हमें पार्टी का कैंडिडेट सामने नहीं आएगा, जब कैंडिडेट, ये डिपेंड है खंबे पर, जैसा खंबा होगा वैसा वैसा वोट जुड़ जाता है। अगर वो खंबा अच्छा हो, बेदाग खंबा हो, काम करने वाला खंबा हो, तो इलेक्शन वो जीत जाता है। क्योंकि इसमें परसेंटेज जो है, जो अमीर लोग हैं वो तो वोट डालते नहीं है। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। तो यूथ इस वक्त जो मुलाजिम इस वक्त वो बायोमेट्रिक जो लगने पर इस पर जरा इस वक्त मुलाजिम जरा टाइट हो चुका है। लेकिन इसमें भी 60% मुलाजिम जो है वो बिल्कुल सही है। वो कहता है ठीक है, हमने ड्यूटी देनी है, हमारी तनख्वाह लाख के करीब है, हमें ड्यूटी देने से एतराज नहीं है, हम प्रोग्रेस भी दे देंगे। तो सारे मुलाजिम एक ही जैसे नहीं है। आपकी बीजेपी के लोग ही कहते हैं कि हर जगह जो है हम हुकूमत बनाएंगे, खासतौर से जम्मू कश्मीर तो हमारा जब 50 से पार हो जाएंगी सीटें। वहीं आप करगिल में हार रहे हो, हार चुके। देखो, मैं आपको अर्ज करूंगा कि 2014 में जब इलेक्शन हमने जीता 2014 का, तो यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट बैंक टोटल 18,000 प्लस हो गया था। अब 18,000 वोट बीजेपी का प्लस जो 7-8 हजार से ऊपर कभी गया नहीं था। और उस वक्त जिस वक्त हमारा असेंबली इलेक्शन आ गया, असेंबली इलेक्शन में हमने 24,000 प्लस कर दिया और शक्तिराज परिहार साहब की कैंडिडेट को जिता लिया। अब ये नजदीक इलेक्शन है, मसलन जो पंचायती या म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन होता है, ये एक घर घर की लड़ाई होती है। इसमें वोट जो होता है, इसमें ज्यादा वोट पोल हो जाता है। तो इसमें हार जीत का सवाल नहीं है, वहां हमारा वोट अच्छा है, ऐसी बात नहीं। मैंने आपको ये मिसाल दी थी, 18,000 से प्लस हमें एमपी इलेक्शन में लिया और बाद में हमने 24,000 प्लस से शक्तिराज परिहार को जीता कर असेंबली में भेज दिया। तो ये इलेक्शन जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शन होगा, उस वक्त ये सब जो इसमें वोटों की गिनती होगी वो टॉप पर चले जाएगी। आप बीजेपी के साथ क्यों हैं? बीजेपी एक अच्छी जमात है, ये जमहूरियत है। लेकिन अपोजिशन तो कह रही है जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। जमहूरियत को इन्होंने मजबूत बना दिया। देखो, कैसे कह रहे हैं, यूटी बना दी स्टेट को, आर्टिकल को भी तोड़ दिया, इसके बाद इलेक्शन ही ने करवा रहे हैं 10 साल से, फिर कहां से डेमोक्रेटिक हो गई? ये तो अपना एक वो रूल जमाना चाह रहे हैं। देखो, यूटी बना दिया, इसको दफा 370 ही कहते हैं ना। दफा 370 टूट गया। दफा 370 के अलावा यहाँ जो लीज पर जमीनें दी जाती थी वो 99 साल की थी। आप एक जमीन होटल या 99 साल की लीज पर ले गए, 99 साल के बाद कौन लेता था आपसे? आप भी मालिक बन जाते थे। दफा 370 टूटने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ नहीं फर्क पड़ा है। बल्कि इसमें असल बात है, दफा 300 टूटने से जो है अब मुलाजमतों में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगी। इसमें एक कंट्रोल जो है ये सीधा दिल्ली के कमांड में आ गया, तो दिल्ली का हुक्म के मुताबिक ही यहाँ राज चलेगा, उससे बाहर कोई गुंडागर्दी जो है वो नहीं चलेगी। वैसे तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आप किस तरीके से इन तमाम फैसलों को देखते हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर के हित में था फैसला? जम्मू कश्मीर में हिट में था या नहीं था उसकी बात, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिनको दफा 370 से टूटने से भी कुछ फायदा नहीं है ना नुकसान ही है। देखना यह है कि दफा 370 आप किस नजर से देखते हैं। दफा 370 जो है
अब कश्मीरी सियासतदान यहाँ हर वक्त कश्मीर से सियासत आ जाती थी, पूरे जम्मू प्रोविंस में भी। कश्मीरी सियासतदान को पाकिस्तान भी पेट में है और हिंदुस्तान भी पेट में है जी। हाँ, दोनों पार्टियों में जो कश्मीर की वादी कश्मीर की सियासत है, तो लिहाजा इसमें दफा 370 टूटने से कोई फर्क नहीं है, बल्कि इसमें तरक्की हो जाएगी। जो काबिल बच्चा होगा वो आगे मैदान में चलेगा। तो आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरीके से आपने ये सारी चीजें बताई हैं, क्या लगता है आपको गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? एक बीजेपी के वर्कर होने की हैसियत से आप उन्हें कहाँ देखते हैं? देखो, गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो बहुत बहुत कदावर सियासतदान हैं। इसने अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, अपनी पार्टी बनाई, तो ये इसका जुमहूरी हक बनता है। इस तरह पहले भी एनसी की जो जमात थी वो मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग से जब वो कामयाब नहीं रहे तो मुस्लिम लीग को चेंज करके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने वजूद में लाई। तो अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने भी अपनी कोई पार्टी बनाई, वो उसका जुमहूरी हक बनता है। और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक सियासतदान भी रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा है, और नेता भी अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं कि जब वो चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे उसने अच्छे काम भी किए हैं, तो वो उसका जुमहूरी हक बनता है उसका पार्टी बनाना, उसको अपनी पार्टी से चलना, उसको मजबूत बनाना, वो उसका जुमहूरी हक बनता है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनको किसी को मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, 50 से पार हम जाएंगे, वो जरूर इनका ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही। यानी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आजाद साहब तो यहाँ आए थे चीफ मिनिस्टर के हवाले से, और ये भी तो कहा जाता है कि वो तो बीजेपी के साथ ही अंदर से जुड़े हैं। देखो, इस बात में हम नहीं ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी में लोग एक चर्चा बनाते हैं। अगर वो कंप्रोमाइज किसी से नहीं करेगा तो किसी न किसी, अगर थोड़ी सीटें लगेगा तो किसी न किसी पार्टी के साथ उसको तो जुड़ना पड़ेगा, कि गलत बात है। अगर वैसा भी होगा तो वो गुलाम नबी आजाद साहब खुद उस फासले का मजाज करने का है कि दूसरा मत उसका कह सकता है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, और आइंदा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, चिनाब बेल्ट के जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है उसके हवाले से, कौन से लीडर आइंदा आने वाले इलेक्शंस में लोगों के चेहरा बन सकते हैं, और खास तौर से इन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही है कि बीजेपी का कोई चेहरा डोडा ईस्ट में नहीं है। तो क्या डोडा ईस्ट से बीजेपी हार रही है? देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।